हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज की पहली कहानी सुनाने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा मुसु को, जिन्होंने हाल ही में हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है और उन्होंने ही आज की फर्स्ट स्टोरी हमें सबमिट करी है। आइए उनकी भेजी हुई उस कहानी को जानते हैं। ये घटना एक ट्रैवलर ने अपने डेली ब्लॉग में कुछ दिनों के बीच में लिखी थी और ये एक बेहद ही ज़्यादा खौफनाक सच्ची घटना है। वो ट्रैवलर दरअसल कुछ दिनों की छुट्टी के लिए रोमानिया में गया हुआ था और वहाँ पे उसके साथ जो हुआ वो डेली अपने डेली ब्लॉग पर पब्लिश करता था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कभी भी उस आदमी का पता नहीं चल पाया। आगे की घटनाओं को बिल्कुल वैसे जानते हैं जैसे कि उसने अपने ट्रैवल ब्लॉग में पब्लिश करी थी। रोमानिया में आने के बाद ये आज मेरा पहला दिन है। इंटरनेट यहाँ पर ज़्यादा खास है नहीं, इसलिए अपडेट करने का ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात ये, इस जगह पर मेरे साथ चीज़ें भी कुछ ऐसी हुई हैं जो कि इतनी ज़्यादा अजीब और अनबिलीवेबल हैं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे शुरू कहाँ से करना चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया तो पहले कुछ दिन बिल्कुल ठीक से कटे। एरीज वैली के आसपास में मेरा प्लेन लैंड हुआ था। एक्चुअली में आज मैं देखूं तो इस सब की शुरुआत वहीं से हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे उतरते के साथ ही कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें बताई थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे सबका कुछ भी आइडिया नहीं था और मैं बस उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला गया। जब तक कि 5वें दिन मेरे साथ कुछ खुद ना हो गया। 5वें दिन दोपहर के वक्त अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है। और उसी टाइम पर मैं कुंदू नाम के एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां पर मैं अपना एक हफ्ता बिताने वाला था। दरअसल मैं उस जगह पर वहाँ के माउंटेन्स घूमने के लिए आया था। वहाँ के होटल पहुँचने के बाद मैं तब पहली बार आर्थर से मिला। आर्थर पहला बंदा था जिसे मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा था। आखिरकार जब मैं उसके होटल में आया तो वहाँ पर उसके 2 छोटे छोटे बच्चों ने मेरा स्वागत किया, जिनका नाम था ऑगस्टीन और बेंजामिन। दोनों की उम्र लगभग 12 से ज़्यादा नहीं होगी। और भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस होटल को उनके पापा की गैर मौजूदगी में वही दोनों बच्चे संभालते थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक्चुअली वो था नहीं। वो बस मुझसे स्टार्टिंग में ही मेरी लैंडिंग के टाइम पे मिला था, लेकिन होटल पहुँचने के बाद वो वहाँ पर नहीं था। मैंने उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाएगा। कम से कम उन्हें देख के तो नहीं लग रहा था कि उन्होंने इंटेंशनली मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि उनके पापा हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाएंगे। खैर आखिरकार हफ्ता पूरा हो ही गया। मैंने वहाँ के सारे व्यूज़ देख लिए, पूरी हाइकिंग अपनी कंप्लीट कर ली और मैं मंडे को वापस होटल में आया। हैरानी की बात थी कि आर्थर अभी तक वापस नहीं आया था। उसका इस तरीके से गायब रहना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैं एक बार फिर से होटल के फ्रंट डेस्क पे गया, ये जानने के लिए कि शायद मुझे वहाँ पे आर्थर का कोई नंबर या फिर कुछ और ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं उससे कांटेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा उससे वहाँ से बात करके ही जाना बहुत ज़रूरी था। हैरानी की बात थी कि काउंटर के पास कोई भी नहीं था जब तक मैंने वहाँ पे पीछे जाकर नहीं देखा। दरअसल काउंटर के पीछे ऑगस्टीन बेहोश होकर पड़ी हुई थी और उसके आसपास काफ़ी सारे पेपर्स पड़े हुए थे। वहाँ पर एक डायरी पड़ी थी जिसमें शायद कि गेस्ट की पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, लेकिन देख के डर गया मैं उस छोटी बच्ची को जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने पहले उसके कंधे पे हाथ रख के उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन इससे बस ये हुआ कि उसने मुश्किल से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोली, हल्की सी ऊपर उठने की कोशिश करी
और उस टाइम पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे होश उड़े रह गए। मैंने देखा कि उसकी आंखें एकदम प्योर वाइट हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। मुझसे कुछ भी बोलने से पहले उसने कम से कम 10 से 20 बार अपनी पलकें झपकाई होंगी और तब जाकर उसकी आंखें थोड़ी नॉर्मल सी दिखी। मैंने सोचा कि शायद ये उसे कोई बीमारी है या फिर ऐसा कुछ और, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बार फिर से वो अपने होश खोने लगी थी। लेकिन उसके फिर से बेहोश होने से पहले मैंने उससे आर्थर के बारे में पूछा और ये पूछा कि क्या वो होटल को अकेले चला रही है। उसका जो जवाब था उसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। यहाँ बस मैं हूँ, यहाँ बस मैं हूँ, ऐसा उसने बार बार कहना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन मैं होटल को हमेशा कंट्रोल करूँगी। उसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उससे फिर से पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा अब तक वापस आ जाने चाहिए, तो तुम्हें नहीं पता कि क्या वो अब तक क्यों नहीं आए हैं? लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें एक बार फिर से सफ़ेद सी होने लगी और उसने फिर से बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन मैं इस जगह की पूरी देखभाल करूँगी। मैंने उससे फ़ौरन पूछा, आखिर तुम्हारा भाई बेंजामिन कहाँ है? बताओ, तुम्हें हो क्या रहा है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ? दरअसल उस जगह की हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। वहाँ पर किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे ऑगस्टीन वहीं पर बेहोश हो गई और बेहोश होते होते उसने यही बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई और मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन मैं इस जगह का पूरा ध्यान रखूँगी। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे फिर से उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो अब बिल्कुल भी नहीं उठने का नाम ले रही थी। बाहर मैंने ध्यान दिया कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उस छोटी सी लड़की को मैंने अपनी गोद में उठा लिया और मैं वहाँ पर आसपास में चाबियाँ ढूंढने लगा ताकि मैं उसे किसी कमरे के अंदर लिटा दूँ। तभी मुझे वहाँ पर नीचे पड़ी वो डायरी मिली। अब मैंने उस डायरी को उठाया और उसके बाद मुझे वहाँ पर चाबी भी मिल गई, जिसकी मदद से एक खाली पड़े रूम में मैंने वहाँ जाकर ऑगस्टीन को लिटा दिया। मैंने सोचा था कि जब तक उसे होश आता है तब तक मैं इस जगह का ध्यान रख लेता हूँ। आखिर ऑगस्टीन को मैं काफ़ी टाइम से जानता था। जब मैंने उस डायरी में देखा तो मुझे ये पता चला वहाँ पर 2 रूम खाली थे, लेकिन हैरानी की बात थी कि अभी ये ऑफ सीज़न था और इस टाइम पर बिल्कुल भी लोग इस जैसी जगह पर नहीं आते थे। हैरानी की एक और बात यह थी कि उस लड़की का वज़न बहुत ही ज़्यादा मुझे कम लग रहा था। मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे रूम के अंदर लिटाया, मैंने नोटिस करा कि उसकी आंखें एक बार फिर से खुलने लगी थी और उसकी आंखें अब भी एकदम वाइट थी और वो धीरे धीरे ऐसे हिल रही थी मानो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे जैसे तैसे रोक के पकड़ा, वरना वो नीचे ही गिर जाती बेड से। मैं वहाँ पर कुछ और मिनट रुका और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर एक नोट लिख के चला जाता हूँ, जिससे कम से कम उसे मैं बता दूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ और मैं कहाँ पर हूँ। मैंने उस पेपर पर जो जो मैंने देखा वो सब उस पर लिख दिया और उसके बाद वापस से मैं फ्रंट डेस्क पर चला गया। बाहर जाने के बाद मैं फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ था। उस जगह पर कोई भी आदमी बहुत कम ही आता था और आखिरकार बोर होने के बाद मैंने उस गेस्ट नोटबुक को देखना शुरू कर दिया, जिससे मुझे ये पता चला कि इस वक्त उस होटल में बस 2 रूम ऑक्यूपाइड थे। एक मैंने जो कि लगभग 1 हफ्ते पहले बुक किया था, जिसको कि शेड्यूल के हिसाब से कल खाली होना था। लेकिन जब मैंने दूसरे गेस्ट के बारे में देखा तो मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मैंने देखा कि उस बंदे की एंट्री तकरीबन 1 साल पहले हुई थी, लेकिन उसने कभी भी एग्ज़िट नहीं किया, यानी कि वो कभी उस होटल से गया ही नहीं पिछले 1 साल से।
तो मुझे लगा कि शायद ये इनका कोई जानने वाला होगा, जिससे मुझे कम से कम आर्थर के बारे में कुछ पता चल जाए, ताकि उससे बातचीत कर कर मैं उसे यहाँ की कंडीशन के बारे में बता सकूँ। ऐसा ही सोचते सोचते मैं धीरे धीरे उस रूम के बाहर गया जो कि ऑक्यूपाइड था। वहाँ जाने के बाद कुछ सोचने के बाद मैंने उस गेट पर नॉक करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मैंने आवाज़ भी लगाई और नॉक भी किया, लेकिन ना तो गेट खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई। मैं थोड़ी देर रुका और मैंने एक बार फिर से ज़ोर से नॉक करना शुरू करा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मुझे यही मानना पड़ा कि शायद वहाँ पे जो कोई भी रहता है वो अभी वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा कि अब मुझे उसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। उस वक्त दोपहर हो रही थी। मैं वापस से फ्रंट डेस्क पर चला गया, ये सोच के कि शायद वो वापस जल्दी ही आ जाएंगे। इसके अलावा ऑगस्टीन की डायरी से मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं वहाँ पर फ्रंट डेस्क पर ही बैठा रहा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई और बाहर अंधेरा होने लगा। माउंटेन्स का एरिया होने की वजह से वहाँ पर अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया और शाम भी बहुत जल्दी रात में बदल गई। मैं वहीं बैठा हैरानी के साथ सोचे जा रहा था कि आखिर मैं इस जगह पर क्यों हूँ और यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस बंदे ने वो रूम लिया था वो अब तक वापस नहीं आया था, और हैरानी की बात ये थी कि ऑगस्टीन अब तक उठी ही नहीं थी। जब मैं उसे देखने गया तो तब भी आराम से वैसे ही सो रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद सी पड़ गई थी, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। डर की बात ये भी थी कि उसे सोते सोते लगभग 10 घंटे हो चुके थे, और मेरे ख्याल से कोई भी बंदा एक बार में ऐसी नींद तो नहीं लेता है। मैं वहीं पर आखिरकार डेस्क पे बैठा रहा और उस गेस्ट का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आया। धीरे धीरे रात के 12 तक बज गए और मैं वहीं पर जगा हुआ बैठ के वेट करता रहा, लेकिन तब भी कोई भी वापस नहीं आया। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। मैंने रूम नंबर 5 की चाबियाँ ली, ये सोच के कि मैं वहाँ अंदर जाऊँगा और वहाँ मुझे शायद आर्थर या फिर उस बंदे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर पाऊँ। मैं रूम के बाहर गया और मैंने एक बार फिर से वहाँ पर नॉक किया, लेकिन इस बार भी वहाँ पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं नॉक ये सोच के कर रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे ना आ गया हो, लेकिन वो बंदा वापस अभी तक नहीं आया था। उधर बाहर की तरफ काफ़ी ज़ोर से तूफ़ान सा आने लगा था, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा डरावना सा लग रहा था। मैंने डोर पे चाबी लगाई और उसे घुमा दिया। दरवाज़ा खुल गया और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली और डरावनी थी। दरवाज़ा खोलते के साथ ही मुझे इतनी गंदी बदबू आने लगी, मांस सड़ने की, इतनी बुरी स्मेल, जिससे कि मैं वहीं पर उल्टी कर दिया। मैं इतना समझ गया था कि मैं नॉर्मली तो अंदर नहीं जा पाऊँगा। मैंने अपने मुंह पर एक कपड़ा लगाया और धीरे से अंदर की तरफ जाने लगा, और जो मैंने उस कमरे के अंदर जाकर देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस बन गया। मैंने देखा कि सामने बेड पर 2 लाशें पड़ी हुई थी, बिल्कुल अंधेरे के बीचों बीच। मैं समझ गया कि ये जो मांस सड़ने की स्मेल आ रही थी ये उन्हीं में से आ रही थी। तो उसे देखकर जैसे जैसे मैं ये अंदाज़ा लगा पा रहा था कि पहली लाश दूसरी वाली से काफ़ी ज़्यादा सड़ी हुई थी। ज़मीन पर जो खून गिरा था वो वहाँ पर चिपक गया था, जिसका मतलब काफ़ी समय से वो लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। उन लाशों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। मैं अभी एकदम हैरानी के साथ वहाँ पर खड़ा होकर सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँ, और तब मेरी नज़र पड़ी ध्यान से उन लाशों के ऊपर, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो लाशें सांसें ले रही थी धीरे धीरे। उनका शरीर एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन जब मैंने उनकी छाती और नाक पर गौर किया तो मैंने देखा कि वो सांसें ले रही थी।
वो लाशें सांसें ले रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा ज़ोर से खुला और कोई जल्दी से भाग के अंदर की ओर आया। बेंजामिन का एकदम यूँ अचानक से आना मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक डरा दिया था उस टाइम पर, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अंदर आते के साथ ही उसने मेरे हाथ से चाबी खींची और मुझे खींच के उस रूम से बाहर की ओर ले जाने लगा और मुझसे ज़ोर से उसने बोला, दूर रहो इस जगह से, दूर रहो। बाहर लाते ही उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया और मैं हैरानी के साथ उससे बस पूछता रहा, अंदर आके ये सब किया था। उसने एकदम से चिल्ला के पूछा, अगस्तीन कहाँ है? और मैं हड़बड़ाते हुए उससे बोला कि वो बहुत बीमार है और वो ऊपर रूम के अंदर है। अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था उन चीज़ों पर जो कि मैंने उस कमरे में अंदर देखी थी। जब ऊपर हम अगस्तीन को देखने गए तो मैंने देखा कि वो अभी सो रही थी, लेकिन बेंजामिन की आंखें एकदम डर से भर गई थीं। अब जाकर मैंने ध्यान दिया, अगस्तीन बिल्कुल उसी तरीके से लेटी हुई थी जैसे कि वो लाशें, बिल्कुल उन्हीं लाशों की तरह उसकी बॉडी भी एकदम सफ़ेद सी हो गई थी और उसकी बॉडी भी बिल्कुल उन्हीं लाशों की तरह हल्की हल्की सांसें ले रही थी। उसे देखते के साथ ही मैं एकदम हकलाते हुए बोला, वो बेंजामिन मेरे सामने एकदम बुत बन के खड़ा हो गया। मैंने उससे बोलना शुरू करा, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, उसे नहीं पता था कि तुम कहाँ गए हो। वो इस जगह पर अकेली काम कर रही थी, आखिर तुम गए कहाँ पर थे? उसने मेरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और धीरे धीरे अगस्तीन के पास गया और उसके हाथों को उसने अपने हाथों में लिया। कुछ देर तक वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा और आखिरकार उसने बोलना शुरू करा, मैं उसके लिए मदद लाने के लिए गया था। इतने छोटे से बच्चे ने इतने भारीपन के साथ ये बात बोली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बिल्कुल पापा की तरह। ऐसा बोलते हुए उसने अगस्तीन का हाथ घुमाकर उल्टा करके रखने की कोशिश करी और तभी जो हुआ उसे देखकर तो मैं बिल्कुल बेहोश ही होने वाला था। और जैसे ही उसने हाथ उसका घुमाया, अगस्तीन का हाथ की स्किन उतर के उसके हाथ में आ गई और अंदर से उसका मांस और सूखा खून बाहर की तरफ गिर गया। उसने फ़ौरन से उसका हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा भी एकदम खौफ में आ गया और एक कदम उसने पीछे की ओर ले लिया। उसने मुझसे बस इतना कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं तो मानो ये सब देखकर एकदम से पैरालाइज हो गया था और बस सोचे जा रहा था कि आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है। बेंजामिन अब जाकर काफ़ी देर में एकदम रोते हुए बोला, यहाँ मरने वाले मरते नहीं हैं। ये कहकर वो मुझे कमरे से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र थी अगस्तीन के हाथ पर, जहाँ से लगातार खून निकल रहा था। उसका खून इस तरीके से निकला मानो उसका हाथ कोई गुब्बारा हो, और जैसे ही वो फटा सारा खून एकदम से बाहर आ गया। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि कंटिन्यू पल्स की वजह से खून इस तरीके से बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि खून इस तरीके से बाहर भी आया था और उसकी सांसें भी अभी तक चल रही थी। बेंजामिन आखिरकार मुझे धक्का देकर बाहर लेके गया। मैं तो एकदम शॉक में था कि इस जगह पर हो क्या रहा था। बाहर एकदम ज़ोर से बारिश हो रही थी। उसने दरवाज़ा एकदम कस के बंद कर दिया। मुझे अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऑगस्टीन मर चुकी है। मैंने उससे जल्दी जल्दी बोला, हमें हॉस्पिटल से ले आना होगा किसी भी तरह। लेकिन उस बच्चे के शब्दों ने मुझे और ज़्यादा डराया। उसने कहा कि अब वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी नज़रों में तो वो एकदम ज़िंदा थी और उसे हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन बेंजामिन की बातें बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैंने उससे रूम नंबर 5 के बारे में पूछा, उस रूम में वो सब क्या था। अब बेंजामिन काँपते काँपते मुझसे बोलने लगा, उन्हें मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है।
ना तो वो खाते हैं, ना वो हिलते हैं और ना ही उनका कोई पल्स है, लेकिन वो कभी भी सांस लेना नहीं बंद कर सकते। जिस तरीके से वो बोल रहा था, मेरी मानो जान सी निकले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उस बच्चे को कोई गलतफहमी थी, लेकिन फिर उसने आगे बताना कंटिन्यू किया। उन लाशों की इन हालत के बारे में कोई नहीं जानता। उसने बताया कि उसके पापा ये जानना चाहते थे कि आखिर उन लाशों में ऐसा क्या है कि मरने के बाद भी वो सांसें लेती रहती हैं। इसीलिए उन्होंने कभी भी उन लाशों को बाहर ले जाके कहीं फेंका नहीं। उसने बताया कि उसके पापा लगभग पूरे रोमानिया में हर जगह पर जाकर ऐसे केस ढूंढने की कोशिश करें जिनमें ऐसा हो रहा हो, लेकिन उन्हें बस ऐसा एक केस मिला जहाँ पर किसी लाश में ऐसे लक्षण दिखे हों। वो केस था एक आदमी का जो कि एक ट्रक के नीचे आकर मर गया था, और यहाँ तक कि उसकी इतनी बुरी मौत थी कि वो बीच में से आधा कट गया था। लेकिन उस आदमी का आधा शरीर लगातार सांस लेता रहा और रोड पर पड़ा रहा कई घंटों तक। आखिरकार आधी रात तक उसे मुर्दा घर पे ले जाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो उसके बाद उसे दफना दिया गया, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सच है या फिर झूठ। फिर जब मैंने बेंजामिन से पूछा कि क्या तुम्हारे पापा को कुछ पता चला, और उसने इसका जो जवाब दिया, वो जवाब कुछ ऐसा था जो कि मुझे आज तक लगातार डराता है। उसने कहा कि उसके पापा का मानना था कि ये कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वो इंसान अपनी रूह खो देता था। ये बात सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, और डरावनी तब बनी जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे उस कमरे से बाहर लेकर क्यों आए, ऑगस्टीन को क्या हुआ। उसने बताना शुरू करा। उसके पापा की ये रिसर्च बहुत ज़्यादा अजीब थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब था कि वो लाशें कभी भी ना हिलें और हमेशा इस तरीके से सांस लेती रहें, वो भी 1 साल तक बिना ताकत के। आखिरकार वो लाशें सांस कैसे ले रही थी? कहीं ना कहीं से तो उन्हें शक्ति मिल ही रही होगी। और तब जाकर इस बात का पता चला कि आखिर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें थी। उसने बताया कि आर्थर को ऑगस्टीन की हालत का अंदाज़ा हो गया था। कुछ दिनों पहले से ही उसमें अजीब से लक्षण आ रहे थे। उसने रात में सोना एकदम बंद कर दिया था। अचानक से वो अपनी सारी याददाश्त भूलने लगी थी। कई हफ्तों तक वो अपनी आंखें बिना झपकाए रहती थी, और फिर उसके बाद वो दिन भर बेहोश रहने लगी। यहाँ तक कि उस टाइम पर उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाती थी, और फिर कुछ घंटे बाद उसकी दिल की धड़कन वापस से नॉर्मल हो जाती। आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने अपने जान पहचान के सारे डॉक्टर से बात कर ली थी, और उसने आखिरकार ये सोचा कि अब उसे उस ट्रक वाले एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए, उन जानकारियों को जो कि शायद उसे अब तक नहीं पता थी। उसने कहा कि वो ऑगस्टीन के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा और जल्दी वापस आएगा, लेकिन वो एक ऐसी यात्रा पर चला गया जिससे वो कभी लौट के आया ही नहीं। अब मैं आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्थर गलत था। यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं था। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक शैतान की वजह से हो रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेंजामिन गलत था। उसने मुझसे कहा था कि वो कभी भी नहीं हिलते हैं, लेकिन जब मैंने उस रूम के अंदर जीसस क्राइस्ट के क्रॉस रखे जिसमें कि ऑगस्टीन थी, ये बात रूह तक कपा देने वाली है
कि अगले दिन सुबह सुबह ऑगस्टीन की लाश ने अपना कमरा बदल लिया। वो अब उस कमरे में नहीं थी, बल्कि उसके साइड वाले कमरे में खुद ही आ गई थी। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं शायद ज़िंदा भी रहूँ। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा ध्यान देकर मैं कुछ ऐसा जानने की कोशिश करने लगा जो कि शायद मुझे नहीं जानना चाहिए था। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैंने हर रूम में जीसस क्राइस्ट के क्रॉस रख दिए हैं, बल्कि सिर्फ एक रूम को छोड़ के, ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। और वो रूम है जिसमें मैं खुद हूँ। मैं एक कोने में बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लाशें आखिर किस तरीके से यहाँ पर आती हैं। इतना मुझे पता चल गया है कि वो चीज़ें ना तो मरी हुई हैं और ना ही वो ज़िंदा हैं। वो खिड़कियों का इस्तेमाल करती हैं अंदर आने के लिए। वो हमेशा ऐसा दिखाती हैं कि वो मरी हुई हैं। मुझे नहीं पता आखिर आगे क्या होगा। मैं बस ये मैसेज इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि कोई मेरे बारे में जान सके और वो मेरी तरह ऐसी किसी जगह पे रोमानिया में आकर ना फंस जाए। इसके बाद उस आदमी के ब्लॉग पर कोई भी एंट्री कभी नहीं हुई। आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये बातें सच्ची थीं या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने साथ घटी किसी पैरानॉर्मल घटना को बताने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।